बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी चैप्टर नंबर 1 मैंने कल आपको कंप्लीट करवाया था। आपके ज़हन में कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं? मैं हाजिर हूँ, प्लीज़ पूछ लीजिए। कैपिटल गेन और कैपिटल वैल्यू टैक्स में क्या डिफरेंस है? कैपिटल गेन इनकम टैक्स के अंदर जो गेन आपने कमाया, जो कमाई की है, वो कैपिटल गेन है। वो इनकम टैक्स के अंदर जो हेड्स हैं उसमें से एक हेड है। कैपिटल वैल्यू टैक्स एक अलहदा से टैक्स है, उसका कैपिटल गेन से कोई ताल्लुक नहीं है। एक है इनकम टैक्स और एक है कैपिटल वैल्यू टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर 5 चीज़ें हैं जिनमें से एक कैपिटल गेन है। सर समझ आ रही है? तो वो एक अलहदा चीज़ है और ये एक अलहदा चीज़ है। जी डन हो गया? आपको पॉइंट समझ आया? कैपिटल वैल्यू टैक्स एक टैक्स की टाइप है, इनकम टैक्स एक टैक्स की टाइप है। ये दोनों अलग-अलग तरह के टैक्स हैं। लेकिन बात तो वही है ना, कैपिटल मतलब शेयर पे जो नहीं, जब हम आगे डिटेल में देखेंगे ना तो कैपिटल गेन चैप्टर नंबर 9 है, इनकम टैक्स का हिस्सा है कैपिटल गेन। कैपिटल वैल्यू टैक्स एक डिफरेंट चीज़ है, वो इनकम नहीं है। एक चीज़ होती है इनकम टैक्स है कमाई पे टैक्स। आपने कुछ कमाया, गेन किया, उस पर टैक्स दिया। कैपिटल वैल्यू टैक्स कमाई नहीं है, जो वैल्यू है उस पर टैक्स है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? एक बंदे के पास गाड़ी है, वो गाड़ी चलाता है ऊपर के तौर पे, उससे 2 लाख रुपए महीने का कमाता है, उस पर टैक्स देना हो रहा है। और एक है कि उसकी गाड़ी 2 करोड़ रुपए की है और उस पर टैक्स देना, वो वैल्यू पे टैक्स है। पॉइंट पिक करें, एक वैल्यू पे टैक्स है और एक उस गाड़ी से जो कमाया है उस पर टैक्स है। ये 2 अलग-अलग चीजें। डन जी? प्लीज और कोई सवाल? चले आगे सर जी। ऑनलाइन में क्वेश्चन है, शायद वो देख लें। वॉइस बहुत कम है। डिविडेंड पर इनकम टैक्स लगेगा या उसका अलहदा रेट होगा? सर डिविडेंड पर इनकम टैक्स लगता है। अच्छा, बिल्कुल हम बेसिक लेवल पर है ना, जैसे आप सवाल पूछते हैं तो मेरे ज़हन में उसका चैप्टर आ रहा होता है। जैसे अभी इन्होंने सवाल पूछा, चैप्टर नंबर 9 पूरा चैप्टर है जो कैपिटल गेन को डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह इन्होंने सवाल पूछा डिविडेंड, चैप्टर नंबर 4 में डिविडेंड बड़ी डिटेल से डिस्कस हुआ है क्या है और उस पर टैक्स किस तरह लगता है। तो इंशाल्लाह ज़रूर वहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक स्टूडेंट ऑनलाइन थे हमारे साथ, उन्होंने ये बात पूछी। अच्छा, अभी इस वक्त हमारे जहन में ये है कि हम एक बार आपको जो केस स्टडी वाला इस चैप्टर में, ये पूरा चैप्टर रट्टे वाला चैप्टर है। इसमें मैंने सबसे पहले आपको टैक्स की डेफिनेशन पढ़ाई थी, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, फिर नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, और फिर उसके बाद टैक्स एज अ मीन ऑफ डेवलपमेंट, फिर बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन, फिर प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्स, और फिर उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ टैक्सेशन की बात की थी। आप में से कितने बच्चे हैं जो आज फर्स्ट डे आए हैं? जो फर्स्ट डे है प्लीज़ हाथ खड़ा कीजिएगा जी। 3। अच्छा, 3 कॉपीज़ इनको दे दीजिए ताकि ये उसको कवर कर लें। 1 मिनट बात सुने, इसको क्लास के बाद आप जैसे ही क्लास ख़त्म होगी तो इनको कॉपीज़ दे दीजिएगा, ठीक है? आप ये टीए भाई से कॉपी ले लीजिएगा। तो अच्छा, अब जो लोग हमारे साथ हैं, सिर्फ आपके लिए शॉर्टकट ये, जिनका आज फर्स्ट डे के, सिर्फ कल का लेक्चर और परसों का लेक्चर, सिर्फ ये 2 लेक्चर आप ले लेंगे तो आपका ये सारा कवर हो जाएगा। है तो 5 दिन की क्लासेस, शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। अच्छा, काइंड्स ऑफ टैक्सेशन आपको पढ़ाया था, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज, और कल के दिन में मैंने प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम और डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान पढ़ाया था। ये सारा कुछ चैप्टर मैंने कल कंप्लीट कर लिया था। आज बेसिकली हमने इसके पास पेपर करने थे और पास पेपर करने के बाद चैप्टर 4 को शुरू करना था। अच्छा, इसके पास पेपर करने से पहले इसकी एक एग्जाम्पल है, ज़रा वो कर लें। E1 बैग पीछे पड़ा आपके पास है नहीं नोट्स? आपका फर्स्ट डे आज? अच्छा,
अच्छा नहीं, शाबाश। वो जो कागज़ है उसको संभाल के रखना है, इंशाल्लाह 5 से 7 साल बाद ना वो सोने के बन जाएंगे। अच्छा, नोट्स नहीं लिए आपको भी नहीं मिले? अच्छा, डन है वो ना, उसको उससे आप फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। और आप ना 2 मिनट जल्दी से जाकर 5-6 कॉपियाँ ले आएँ ताकि सब बच्चों को दे दें। अब ये मैं सवाल कराना है तो मैं, जो बच्चा ऐसा होगा जो देख रहा होगा, मैं उसका चेहरा ही देखता रहूँगा। लो सर, अब सीन ये है, टैक्स का कानून उसने हमें बताया है और वो हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि टैक्स का कानून तो ये है, लेकिन इसका मकसद क्या है। हमने पहले चैप्टर में तो जड़ें पकड़ी हैं कि टैक्स का कानून लगाने का मकसद क्या होता है। अच्छा, मेजर मोटी मोटी बातें जो हमने अब तक पढ़ी, सबसे पहली बात ये पढ़ी कि जिस चीज़ को गवर्नमेंट चाहती है एनकरेज करे, उस पे टैक्स माफ कर देती है या टैक्स कम कर देती है। अगर आपको कहीं पे लिखा है टैक्स एग्जेम्पशन मिली है तो आपके ध्यान में फौरन क्या आएगा? गवर्नमेंट इसको एनकरेज कर रही है, गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। अगर किसी चीज के बारे में लिखा है टैक्स क्रेडिट मिलेगा तो आपके ध्यान में फौरन क्या आएगा? टैक्स कम करे। इसका मतलब है इस चीज को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है या गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है। जिस पर टैक्स कम कर दिया, जिस पर टैक्स माफ कर दिया, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इस चीज को प्रमोट कर रही है या एनकरेज कर रही है। जिस पर टैक्स बढ़ा दिया, इसका मतलब है गवर्नमेंट उस चीज को डिस्करेज कर रही है। इंपोर्ट, लग्जरी आइटम की इंपोर्ट पर क्या होता है जी? गवर्नमेंट इसको डिस्करेज कर रही है। बाज़ औक़ात मकसद अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना भी होता है, बाज़ औक़ात उसका मकसद अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना भी होता है। तो ठीक हो गया सर जी। अच्छा, ये एक मेजर अंडरस्टैंडिंग है कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया या टैक्स माफ़ कर दिया तो इसका मतलब एनकरेज करें, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो इसका मतलब है उसको डिस्करेज कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आपके सामने आपकी स्लाइड पे, आपकी स्क्रीन पर आ गया सवाल। उसने आपको क्या करना है? उसने आपको कहना है भाईजान ये टैक्स लॉज हैं, आप बता दीजिए इसका मकसद क्या होगा। ज़रा 1 बाय 1 देखते हैं और अपनी नॉलेज जो हमने पिछले कुछ दिनों में हासिल की है, अटेन किया, उस बेस पर ये समझते हैं, ये देखते हैं कि इस कानून को बनाने का मकसद क्या है। ले सर, अमाउंट ट्रांसफर्ड अदरवाइज देन बाय बैंकिंग चैनल विल बी डीम्ड एज इनकम। असूलन तो यहाँ पर हाथ रखना चाहिए और इस चीज़ को यहाँ पर हाथ रख दें और इस चीज़ को देखें और इसका आंसर सोचें। जैसा कि अमाउंट ट्रांसफर्ड अदरवाइज देन बाय बैंकिंग चैनल, बैंकिंग चैनल के अलावा अगर अमाउंट को ट्रांसफर किया जाए तो उसे इनकम ट्रीट किया जाएगा। इस कानून को बनाने के पीछे क्या मकसद है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। याद है ये बात मैंने पढ़ाई थी। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी क्या था भाईजान? अगर आप अपनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और बैंकिंग चैनल के अलावा कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो टैक्स वाले इसको इनकम ट्रीट करेंगे और उस पर टैक्स लागू कर देंगे। और इस सब का मकसद क्या था? कि टैक्स की के ट्रांजैक्शन की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो सके। बैंकिंग चैनल के जरिए जो ट्रांजैक्शन होती है उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, लेकिन जो कैश के जरिए ट्रांजैक्शन होती है उसका कोई सबूत नहीं होता है इकॉनमी में। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई ट्रांजैक्शन करनी है तो बैंकिंग चैनल के जरिए करो। अगर कैश के जरिए करोगे तो हम समझेंगे कि इनकम है और उस पर क्या कर देंगे? टैक्स लगा देंगे। सर ये वो वाला पॉइंट है। दूसरा क्या? टैक्स ऑन मूवेबल एसेट्स ऑफ द टैक्स पेयर। टैक्स ऑन मूवेबल एसेट्स ऑफ द टैक्स पेयर। सर मूवेबल एसेट से मुराद है गाड़ी फॉर एग्जांपल। अब अगर गाड़ी पर टैक्स लगाया गया है, अब अगर गाड़ी पर टैक्स लगाया गया है तो इसका क्या मकसद है? गाड़ी पर गाड़ी अमीर आदमी के पास है, उस पर टैक्स लगाया, इसका मतलब है अमीर आदमी से टैक्स ले रहे हो। टैक्स का पैसा खर्च कहाँ होना है? सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और यार इन्हीं चीज़ों पर खर्च होना है ना। यानी टैक्स
यानी अमीर आदमी से टैक्स लिया और गरीब आदमी पर खर्च कर दिया। सर इससे क्या होगा, ये दिस लीड्स टू फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सर पॉइंट समझ गए। उसके बाद अगला आ गया हायर टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। सर जी BMW की एग्जांपल भी दी, कैट और डॉग फूड की एग्जांपल भी दी। अमीर अब जो लग्जरी आइटम इंपोर्ट कर रहा है, जो गैर ज़रूरी आइटम इंपोर्ट कर रहा है, उस पर ज़्यादा टैक्स लगाया। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट बढ़े, ताकि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बेहतर हो सके। अच्छा, अगर आप लग्जरी आइटम पर हाई टैक्स लगाएंगे तो असल इसका मकसद क्या है, डिस्करेज करना, लग्जरी आइटम की इंपोर्ट को डिस्करेज करना। अच्छा जी, अलाउेबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर को अलाउ करना, यानी इसका मकसद है, इस टैक्स को इस कानून को बनाने का मकसद क्या है, एनकरेज करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर को। जीरो रेटिंग ऑन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे 0% टैक्स लगाने का क्या मकसद है, एनकरेज करना एक्सपोर्ट को, शाबाश। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, अगर टैक्स क्रेडिट मिल रहा है तो इसका क्या मकसद है, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देने पर टैक्स क्रेडिट मिल रहा है तो इसको एनकरेज कर रहे हैं, डोनेशन को। टैक्स एग्जेम्पशन टू सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, सर टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, टैक्स में कमी मिल रही है, एनकरेज कर रहे हैं। टैक्स एग्जेम्पशन मिल रहा है, टैक्स माफ हो रहा है, एनकरेज कर रहे हैं। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो, यहाँ पर भी क्या लिखना है, प्रमोट कर रहे हैं। सैलरी ऑन टैक्स ऑन सैलरी इनकम, ये आखिरी पॉइंट आप ज़रा सुनना। सर अगर सैलरी इनकम पे टैक्स लागू किया है, आप ये सोचें टैक्स लगाया है, इसका मकसद होगा डिस्करेज करना, किसको, नौकरी करने को डिस्करेज करना? नहीं, ये तो लॉजिकल नहीं लग रहा। डिस्करेज तो नहीं कर रहे, तो फिर क्या कर रहे हैं? सर कुछ नहीं हो रहा तो पैसा तो आ रहा है ना, पैसा तो आ रहा है, तो भाई ये रेवेन्यू कलेक्शन है। आगे भी आएगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अल्टीमेटली टैक्स लागू करने का मकसद पैसा कलेक्ट करना है और इसमें रेवेन्यू कलेक्शन इज़ द ऑब्जेक्टिव। सर जी एक बार जल्दी से इस सारे को रीड करें, चूँकि इसके फौरी बाद मैं आपको एक सवाल देने लगा हूँ जो आपने खुद करना है कॉपी पेंसिल पर। सर समझ आ रही है? एक बार इसको अच्छे से पढ़ा होगा, लॉजिक क्लियर होगी तो फिर कर सकेंगे। मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ, तसल्ली से एक एक पॉइंट को दिक्कत से पढ़ें। उसके बाद एक सवाल मैं आपको दूंगा, जो आप करेंगे मैं आपकी कॉपी पर चेक करूंगा। जी आप क्या पूछना चाहिए? ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेटेड, यानी जब टैक्स क्रेडिट मिलता है ना तो उन बंदों को मिलता है, उन बंदों को डोनेशन देने पे मिलता है जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा होते हैं। तो वो कह रहे हैं आप प्रमोट कर रहे हैं वो डोनेशन देना, लेकिन उन इदारों को जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, शौकत खानम को डोनेशन दें, ईदी फाउंडेशन को डोनेशन दें। अब मैंने मिसाल के तौर पे लंगर खाना शुरू किया है, 5 मरले का अपना मकान है वहाँ पर। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा नहीं है, अगर कोई मुझे डोनेशन देगा तो उस पर उसे टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। सिर्फ उन इदारों को डोनेशन देने पर टैक्स क्रेडिट मिलता है जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा होते हैं। डन हो गया सर जी? 3 मिनट आपके पास है, सारे पॉइंट्स को पढ़ना है, समझना है। इसके बाद मैं आपको 6 पॉइंट्स वाला एक सवाल देना है जो आपने खुद करना है। प्लीज़ जल्दी से शुरू करें। और सर जी मुश्किल तो नहीं हो रही? ये सारा समझ गए? ज़रा जल्दी से रजिस्टर निकाल लीजिए, पास पेपर करते हैं पहले। आप सब लोगों से एक बात मैंने कहनी है, जरा उसको भी ध्यान से सुनिएगा। सर जी हर बच्चे के पास टैक्स का एक डेडिकेटेड रजिस्टर होगा। आज नहीं लेंगे तो 15-20 दिनों बाद जब न्यूमेरिकल्स करने होंगे तब तो ले ही लेंगे। तो टीचर तो वो है ना जो आपको फोर्स ही करके बताए कि यार आगे ये होने वाला है, आपको रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। पहले दिन से लेकर उसको डेडिकेटेड काम करेंगे। अकाउंटिंग के दरमियान में टैक्स की वर्किंग होगी, वो गुम जाएगी, ना मिलेगी, ना उसका कोई फ़ायदा होगा। आप एक डेडिकेटेड रजिस्टर अपने पास टैक्स का रखें,
उसमें करना क्या है आपको बता रहा हूं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो तो करने हैं, उसके अलावा मेजर काम क्या करना है, जो चीज़ें जो मैं आपको स्लाइड पे पढ़ाता हूँ ना, वो दो तरह की चीज़ें हैं। एक वो जो आपके पास नोट्स या किताब में है, जो स्लाइड पे और किताब में है वो तो आपके पास किताब में पढ़ लेंगे। जो चीज़ें स्लाइड में है और किताब में नहीं है, असल में वो वाले नोट्स हैं जो आपको खुद बनाने हैं। जैसे इस चैप्टर में एक स्लाइड है, यार यहाँ तो इसका सेल कमज़ोर हो गया। अच्छा जी, इस चैप्टर में एक स्लाइड है, ये स्लाइड आपकी किताब में नहीं है। असल में मैं ये चाह रहा हूं, ये कोर कॉन्सेप्ट है ना, मैं असल में आपसे ये चाहता हूं कि आप क्लास में बैठे हुए ये तसल्ली से जब मुझसे समझें, उसके साथ इसको ड्रॉ करें। अगर आपने समझा और आप ड्रॉ नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आपने घर में जाकर जब इसको तैयार करना है, रिवाइज करना है सेम डे में, तो ये आपने खुद अपने हाथ से अपने रजिस्टर पर बनाना है। इसका स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में है। स्क्रीनशॉट देने का मकसद क्या है? स्क्रीनशॉट देने का मकसद है कि अगर आपने नोट नहीं किया तो कोई बात नहीं, ध्यान से समझें, घर जाकर इसको बनाएं जुबानी। अगर आपको भूल गया हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप खोलेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? स्क्रीनशॉट आ जाएगा। उस स्क्रीनशॉट को देखें, लेकिन इसको खुद अपने हाथ से ड्रॉ करें, आपके जहन में बैठेगा। ठीक हो गया सर जी? इस तरह की इस चैप्टर में एक है, आगे चैप्टर करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्लाइड्स हैं। आप जब आपका ये कोर्स कंप्लीट होता है उस वक्त आपका रजिस्टर भर गया होता है। मुझे अक्सर बच्चे, मैंने एक बार कहा तो बच्चों ने मुझे PDF भेजी कि 200-250 सफ़े के नोट्स उन्होंने बनाए हुए थे टेक्स्ट के, किताब के अलावा। और वो किताब का ही क्रक्स होता है, लेकिन जिसने वो वर्किंग की है, अब जिस बच्चे ने पेपर से 30 दिन पहले उस इतनी डिटेल में वर्किंग करके सारे नोट्स बनाए हुए हैं, यकीन माने उसके बारे में मुझे उस वक्त पता था कि जिसने इतनी मेहनत से ये बनाया, इसको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तरीका है ना, एक स्ट्रेटजी है पढ़ने की। तो सर आप सब लोगों को मैंने कहना है कि शुरू से इसको तरीके से लेकर चलेंगे तो आप तरतीब से चलते रहेंगे। एक रजिस्टर अगर अब तक नहीं लिया, आए ले लीजिए, और उस रजिस्टर पर पता होगा ये टेक्स्ट का रजिस्टर है, उसको कैरी करें। किताब है और एक रजिस्टर है, और जो चीज़ स्लाइड में होगी वो किताब में होगी। अगर किताब वाली नहीं होगी तो वो होगी जिसको आपको खुद समझकर ड्रॉ करना है। ठीक हो गया? आप खुद समझेंगे, खुद घर जाके इस तरह के माइंड मैप्स हर चैप्टर में 2, 4, 6 हैं, वो आप ड्रॉ करेंगे, आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। अगर वो मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में किताब में दे दूंगा तो उससे उतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको खुद ड्रॉ करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। देखिए, अगर ये इसके सामने आपके सबसे पहले जिस तरह अभी है ऐसे मौजूद हो जाए तो इसका फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब मैंने आपको पढ़ाया तो ये स्लो आपके सामने प्रेजेंट हुआ। ऐसा ही है ना, इससे आपका दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ बैठ रही होती है। वो जब आपके दिमाग में बैठ गई, आप घर गए, आपने जाके उसको खुद ड्रॉ किया, ये पक्का हो जाएगा, ये पक्का हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, जब आप क्लास में कोई चीज़ पढ़ते हैं और आपको समझ आ जाती है तो ये समझ आने के बावजूद वो आपके दिमाग में बात बैठी नहीं होती, वो आपके दिमाग में बात बैठी नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे वो मिट्टी की तरह हवा में होती है। और फिर उसके बाद कोई है बच्चा बाहर है, कोई क्या रहा है, वो क्लास लेना चाहता है तो उसे अंदर वो कर ले, और अगर वो बाहर खड़ा होकर सिर्फ देख रहे तो उसे बाहर भेज दें। अच्छा, रजिस्टर की बात होती है कि उस रजिस्टर की ये यूटिलिटी है। सर जी वो जो यार यहीं खड़े हैं आप भाई, वो जो सर जी वो जो आपके ज़हन में बातें सारी चल रही होती है ना, जो सर ने क्लास में पढ़ाई है,
वो यकीन करें ऐसे है जैसे मिट्टी हवा में होती है, लेकिन जब उस मिट्टी के ऊपर पानी फेर देते हैं, पानी फेंक देते हैं तो वो बैठ जाते। इसी तरह ही जब आप घर जाके उसको पढ़ेंगे, जब घर जाके उसको पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग के साथ कॉन्सेप्ट चिपक जाएगा, आपको नहीं भूलेगा। तो सर इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। आपको, मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उसने मुझे कहा कि सर आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा भाई क्या अच्छा नहीं किया? कहता है रोज़ हम पढ़ते थे, हमें लगता था हलवा है, घर जाके हम पढ़ते ही नहीं थे, हमें लगता था ये तो आसान है बस आ गया। लेकिन आज एक माह बाद किताब खोलिए तो कुछ याद नहीं है। मैंने कहा सर अगर आपको उस वक्त समझ आ गया है तो इसका मतलब है ये मेरा क्रेडिट है कि जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता था आपके दिमाग में आ गई, आप समझ गए। ये तो मेरा क्रेडिट है कि आपको समझ आ गई। अब आपने घर जाके नहीं पढ़ा, आप भूल गए, तो सर आपने खुद अपने साथ अच्छा नहीं किया। जिस वक्त वो बात आपके दिमाग में पड़ गई थी, यकीन करें उस वक्त ही पढ़ लेते तो 15-20 मिनट में वो दिमाग में आ जानी थी। उसने वो पानी की तरह उसने चिपक जाना था, लेकिन आपने उसको नहीं पढ़ा, वो हवा में रही और मिट्टी एक दिन रहेगी, दूसरे दिन रहेगी, वो तो बहुत ज़्यादा गुबार बन जाएगा, बाद में कुछ याद ही नहीं रहेगा। वही हुआ है आपके साथ भी। आप आज एक माह बाद सोच रहे हैं कि पहले दिन वाला मुझे बहुत अच्छा वैसे ही याद रहे, नहीं होगा। हाँ आपने क्लास में बैठे, समझना चाहते हैं, नहीं समझ आई, मेरा कसूर है। लेकिन आप क्लास में बैठ के समझ के चले गए और बाद में भूल गए, तो किसका कसूर है? सर आपका कसूर है। मैं तो कह रहा हूं समझ गए, समझ कर चले गए, घर गए, नहीं समझ आई, 2 दिन बाद नहीं पता चला, मैं फिर भी जिम्मेदार हूं। टिल द डेट ऑफ एग्जाम में हाजिर हूं। अगर नहीं समझ आई तब भी हाजिर हूं, समझ के भूल गए तब भी हाजिर हूं। लेकिन मुसीबत यह है कि यार जो बच्चा क्लास में बैठा है, होता क्या है, वो जो बच्चा क्लास में बैठा है और वो पढ़ नहीं रहा, वो ना अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है। 1-1.5 माह बाद पोस्ट रिजल्ट शुरू होना है, आप लोगों को उनसे आगे होना चाहिए ना, आप लोगों को उनसे बेहतर परफॉर्म करना चाहिए, आपको उनसे ज़्यादा आना चाहिए। लेकिन अगर वो बच्चा नहीं पढ़ता तो वो यहाँ पर बैठने वाला बच्चा नहीं पढ़ता, आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे होता रहता। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने फॉर एग्जाम्पल 6 माह पहले क्लासेस ज्वाइन की थी, पिछली अटेम्प्ट में पढ़ा नहीं, अब आपके साथ बैठे हैं, वो हैं 6 माह पुराने लेकिन अभी आपके बराबर आ गए हैं। वो बच्चा जो रोज़ के रोज़ नहीं पढ़ता, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहा होता है, उससे पता नहीं चलता। तो सर हम अगर आपको चीज़ आसान करके बता रहे हैं और आपको समझ आ रहा है तो ये तो हमारा क्रेडिट है। लेकिन अगर उस आसानी में आप मस्त हो जाए कि क्या बात है, समझ आ गया, बस अब नहीं पढ़ना, अब यही समझ आ गया, ये वो गलती है जो इंसान को डुबो देती। रोज का रोज साथ साथ पढ़े, इंशाल्लाह आपको दिक्कत नहीं होगी। डन है सर जी? आपको क्वेश्चन बताने लगा हूं। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 6, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी अभी करना है, आपने खुद करना है। फिर मैं 5 मिनट आपके पास है, 7 पार्ट्स हैं, 5 मिनट आपके पास है, खुद करना है, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं। ऑल पॉइंट्स आर क्लियर, बस 0 रेटिंग का मसला है। सर जी डिस्कस करते हैं, 1 बाय 1 सब डिस्कस कर रहा हूं। आपने इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया, इसमें मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि आपको मैंने डिस्कस कराए, एक एक पॉइंट बताए, उसमें आपने पिक किया मेरा आंसर सुनने के बाद। ये दूसरा स्टेप था। इसमें आपने क्या किया, इसमें सवाल देखकर आपने सोचा। ये जो 5 मिनट दिए मैंने, ये मैंने टाइम ज़ाया नहीं किया। मैं ये चाहता हूं कि आपका दिमाग थोड़ा काम करे, आज सोचें आप उस सवाल को पिक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे, अभी डिस्कस करने लगा हूं। कर पाए आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार जो मैं समझ रहा हूं वो ठीक समझ रहा हूं। सर जी हाई टैक्स रेट ऑन हाई इनकम, अमीर आदमी पे ज़्यादा टैक्स,
गरीब आदमी पे काम टैक्स जी, शाबाश। सर जी हायर टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स जी, लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट को डिस्करेज करना। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में डोनेट करने को एनकरेज करना। क्रिएशन ऑफ टैक्स फ्री जोन, डेवलपमेंट सर जी, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी का पहला पॉइंट ही क्या था, इकोनॉमिक जोन, यहाँ टैक्स फ्री जोन। टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज, अब यहां पर जब आप इनकरेज डिस्करेज से आपका दिमाग बंद हो जाता है तो एक तीसरा बल्ब पीछे चल रहा होना चाहिए, रेवेन्यू कलेक्शन तो है ही है। टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन नॉट मेड थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, जीरो रेटिंग अंडर द, सर असल में एक्सपोर्ट पर असल में जब आप पेपर देने बैठेंगे ना तो आपने सेल्स टैक्स भी पढ़ा होगा, आपने इनकम टैक्स भी पढ़ा होगा। ये वाली बात सेल्स टैक्स में लिखी हुई है कि एक्सपोर्ट जो है उस पर 0% टैक्स होता है। तो असल में आप, इसका मकसद है एक्सपोर्ट को एनकरेज करना, प्रमोट करना। सर क्या क्वेश्चन नंबर 6B समझ आ गया, यस और नो? सर क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से। सर चैप्टर जो है 1 के पास पेपर कर रहे हैं और उसमें पास पेपर क्वेश्चन नंबर 9, वो कहते हैं आप ऑब्जेक्टिव बताएं इस टैक्स लॉस का जो नीचे गिवन है। एक टैक्स लॉ है हाई टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स जी, डिस्करेज इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। आंसर ठीक है या गलत है? सर गलत है। उसने लग्जरी का नाम लिया है, आपने भी लग्जरी का नाम नहीं लेना, आपने सिर्फ ये कहना है डिस्करेज इंपोर्ट ऑफ गुड्स टू क्रिएट गुड बैलेंस ऑफ ट्रेड। पॉइंट ये है कि अगर आप अपने तौर पे ज्यूम करें कि ये लग्जरी गुड्स की बात नहीं हो रही, चूंकि इससे पहले रूटीन में आपने लग्जरी गुड्स की बात पढ़ी तो आपने उसके मुताबिक अगर ये लिख दिया है लग्जरी गुड्स तो वो ठीक नहीं है। जीरो रेटिंग अंडर सेल्स टैक्स, ये तो हो गया सर जी एक्सपोर्ट को, एंड डिक्रीज इन सेल्स टैक्स रेट। सर आप सेल्स टैक्स के रेट को कम करेंगे तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन के इफेक्ट काउंटर होगा। सेल्स टैक्स का रेट 18% तक कम करके 10% कर दिया तो जाहिर बात है फिर वो चीज़ जो 118 की थी सेल्स टैक्स डाल के वो 110 की हो गई, तो 8 रुपए की कीमत में कमी आ गई। इन्फ्लेशन का इफेक्ट काउंटर किया जा सकता है सेल्स टैक्स के डिक्रीज करने से। टैक्स ऑन कैश डिपॉजिट या विड्रॉल बाय नॉन फाइलर जी, सर जी यहां पर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी इज द आंसर। कैश में डिपॉजिट या विड्रॉल पर टैक्स लगेगा, इसका मतलब क्या है कि आप डिस्करेज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप कैश की ट्रांजैक्शन को डिस्करेज कर रहे हैं और आप डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी अटेन करना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स हॉलिडे पीरियड फॉर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्रीज। अब टैक्स हॉलिडे क्या होता है? अच्छा, ये एक लफ्ज था जो पेपर में बच्चों ने पहली बार ही पढ़ा था, जिस तरह आज आपने पहली बार पढ़ा, लेकिन बाज़-औक़ात कुछ चीज़ें पेपर में समझनी और इम्प्रोवाइज करनी बनती है ना। यानी हॉलीडे का मतलब छुट्टी होता है, टैक्स हॉलीडे से मुराद टैक्स में कमी, टैक्स की माफ़ी, कुछ इस तरह का ही बन रहा है ना। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर टैक्स हॉलीडे मिल रही है उस सेक्टर को क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, एनकरेज किया जा रहा है। यही इसका जवाब था। हाई टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम पर हाई टैक्स कर दिया, हाई टैक्स रेट लगा दिया जी, डिस्करेज किया है इंटरेस्ट इनकम को। फिर जिसके पास उतना पैसा है कि वो इंटरेस्ट ले रहा है, वो इसमें बेसिकली इंटरेस्ट इनकम को डिस्करेज किया गया है
और इसकी अदर साइड, फ्लिप साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि बिजनेस को इनकरेज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग पैसा जो बैंक में रखवा के सूद खा रहे हैं उसकी बजाय क्या करें, कारोबार करें, बिजनेस करें। डिक्रीज इन टैक्स रेट फॉर ऑनलाइन सेल, ऑनलाइन को क्या करना, प्रमोट करना। टैक्स क्रेडिट टू पर्सन फॉर एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स, जी फ्रेश, जो इदारे ग्रेजुएट्स को नौकरियां दे रहे हैं उनको एनकरेज करना। हाई टैक्स रेट ऑन लग्जरी आइटम, डिस्करेज इंपोर्ट ऑफ लग्जरी आइटम, गलत, इसने इंपोर्ट की बात की है। सर पाकिस्तान में भी तो हैवी बाइक बन सकती है कि नहीं बन सकती? सवाल ये कि अगर पाकिस्तान में कोई हैवी बाइक बन रही है तो अब आप उसको क्या कहेंगे? सर वो लग्जरी आइटम पाकिस्तान में बन रही है, आप उसको डिस्करेज करें ताकि मोटर बाइक की फैक्ट्री बंद हो जाए, वहां पे बंदे नहीं काम करते। सर इसका जवाब ये है कि लग्जरी आइटम अमीर आदमी का शौक है। अमीर आदमी लग्जरी आइटम इस्तेमाल कर रहा है, उस पर टैक्स लगाने का मकसद क्या है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, उससे पैसा लिया जाए और गरीब आदमी पर खर्च किया जाए। अलाउ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सर जी ये दो सवाल, क्या किसी एक पार्ट में भी कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। सेल्स टैक्स रेट को कम करना, जब आपने नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं ना, उसके अंदर 5वां पॉइंट है काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। आप देखते हैं कि अगर मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर फ्यूल की प्राइस बढ़ गई है, फ्यूल की 200 रुपये प्राइस थी, 50 रुपये टैक्स था, मार्केट में मिल रहा था 250 का। अगर फ्यूल की प्राइस बढ़ के कितनी हो गई है, 230 हो गई है, तो आप क्या करते हैं? टैक्स को कम कर देते हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। ये बेसिकली वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। जी सर भाई ने बड़ी अच्छी बात किया है, टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री भी कर सकते हैं। सर हमें क्या ये बात सवाल में बताई हुई है कि वो वाली आइटम पाकिस्तान में बन रही है? नहीं बताई हुई, तो इसका जवाब है कि ये नहीं कर सकते। ठीक है सर जी। और फिफ्थ पॉइंट है टैक्स हॉलिडे पीरियड फॉर द कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करना इज मोर अप्रोप्रिएट। उसने टैक्स माफ किया है ताकि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री को प्रमोट करें। ठीक है सर जी। जी और कोई सवाल? यही अभी एक भाई ने यहाँ से भी कहा, मैंने इसका जवाब दिया कि उसने आपको सवाल में ये नहीं बताया कि वो वाली आइटम जो आप इंपोर्ट करें जो ऑलरेडी पाकिस्तान बना रहा है। अगर सवाल में ये बात क्लैरिटी से गिवन होती तो उसका ये आंसर होता। डन हो गया सर जी? अच्छा मैंने बाकी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे कल? नहीं किए। मेरे साथ चले 3 मिनट में हो जाएंगे चूंकि बाकी सारे रट्टे वाले सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ज्यादातर बच्चों ने ज़हन बना लिया था कि हम निकलने लगे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इरादों के टूटने से ही काम होता है। सर जी क्वेश्चन नंबर 1 है नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इज टू कलेक्ट रेवेन्यू। यू आर रिक्वेस्ट You are requested to list the objectives non-revenue which the taxation system can achieve। काफी पुराना सवाल है। उस वक्त चैप्टर 1, 2, 3 में से 30 नंबर का सवाल आता था। आजकल चैप्टर 1, 2, 3 में से 7 नंबर का सवाल आ रहा है। तो भाई ये 10 नंबर तो उसने इसी सवाल के दे दिए। अब सवाल ये आ सकता है लेकिन ये 4 नंबर का आएगा 10 नंबर का नहीं आएगा।
दूसरा, जब 10 के आए थे तो उस वक्त 10 लिखने थे, अब आपने 4 नंबर का सवाल आएगा तो 4 ही लिखेंगे। स्टेट 5 वेज थ्रू विच टैक्सेस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। जी, 5 वेज थ्रू विच टैक्सेस कैन बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। ये सिंपल सवाल था डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी के लिए। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। जी, रट्टे वाला सवाल है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वो कहता है लिस्ट एनी 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। ऊपर वही एक तमीद वाली लाइन और असल में बात वही। क्वेश्चन नंबर 5, 3 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, फिर वही। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट ए इनडायरेक्ट टैक्सेस, पढ़ चुके हैं। पार्ट बी अभी करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्स, कौन कौन से हैं सर? बेनिफिट प्रिंसिपल, एबिलिटी टू पे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, शाबाश। 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस, फिर आ गया कस्टम ड्यूटी, एफईडी और सेल्स टैक्स। क्वेश्चन नंबर 8, 5 ways that can be used for development of economy। क्वेश्चन नंबर 9 करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 10, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। अब आप देख रहे हैं कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। 3 प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम। साउंड टैक्सेशन सिस्टम में 4 बातें थी। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी तीसरे नंबर पे, इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस बताया आपने। तीसरे नंबर पे क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव विजिबिलिटी। चौथे नंबर पे क्या था? कंसिस्टेंसी ऑफ गोल्स। ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम, दोबारा। क्वेश्चन नंबर 12, सर बियॉन्ड, सिर्फ अल्फाज बदल रहा है, बात वही है। बियॉन्ड रेवेन्यू कलेक्शन कौन से 4 मकासद हो सकते हैं? नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव ही पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन इनडायरेक्ट टैक्सेस। सर जी, फ्रीक्वेंटली सवाल आता है इस चैप्टर में से और अंदाजन 4 से 5 नंबर का सवाल इस चैप्टर में से आता है। ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह कल हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।